हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व के क्लास अर्थात पिछले क्लास में हम ऊष्मा के स्थानांतरण के संबंध में कुछ जानकारियां आपको देने के लिए उपस्थित हुए थे। उसी कड़ी को आज बढ़ाते हुए ऊष्मा के स्थानांतरण का जो 3 विधि बताए थे, पहला था चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा विकिरण। तो चालन की जो स्थिति थी उनके संबंध में हम आपसे पिछले क्लास में शेयर कर चुके हैं, जानकारी अवगत करा चुके हैं। आज हम आते हैं संवहन। ऊष्मा के स्थानांतरण का दूसरा विधि है संवहन, और संवहन की जो जानकारी लेंगे इससे पूर्व हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे इस ओर कि चूंकि अगर यदि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो हमें संवहन को समझने में परेशानी होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं उस ओर। आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है बोर्ड पे चालक और दूसरा है कुचालक। चालक और कुचालक ये दो तरह की चीज है। सबसे पहले हम लोग चालक पे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चालक है क्या। चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से पानी का बहाव या हवा या अन्य कोई चीज किसी न किसी रास्ते से वह आगे बढ़ता है। अगर यदि रास्ते में किसी तरह का अवरोध न हो, रुकावट न हो, तो वह अनवरत चलते रहता है अपना सुविधा के अनुसार। अर्थात उन्हें उस माध्यम में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह कर पाता है, जा पाता है, पहुंच पाता है, और वह कोई अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करता है, उसे जाने देता है। तो उसे हम लोग ऊष्मा का चालक कहते हैं। अर्थात ऊष्मा उस माध्यम से होकर के चलन अर्थात चल सकता है, प्रस्थान कर सकता है, प्रवाहित हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। आइए दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं कुचालक। आप शब्द से ही भली भांति अवगत होंगे, लेकिन हम उनको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। कुचालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने को आसानी से नहीं जाने देता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अर्थात उस रास्ते पर अर्थात ऊष्मा को उस माध्यम से गुजरने के लिए जो चाह रहा है, प्रवाहित होना चाह रहा है, स्थानांतरित होना चाह रहा है, उनके सामने मुसीबत खड़ा कर देता है। अर्थात वह बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है, वह जाने के लिए नहीं देता है। वैसे पदार्थ को हम कुचालक कहते हैं। और साथियों, हमने आगे लिखा है कि ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ऊष्मारोधी आप जानते होंगे कि हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो आपका पक्ष का आदमी, एक हुआ विरोध का आदमी। विरोध अर्थात आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका वह जो है विरोध करेगा, रोकेगा, नहीं ये गलत है। ठीक उसी तरह से जो हम लोग
कुचालक कहते हैं शब्द। ये कुचालक शब्द का ही दूसरा नाम उष्मारोधी है, अर्थात उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वह रोकता है, रोधित अर्थात समस्या उत्पन्न करता है, रोकता है, उष्मारोधी कहते हैं। आप अचंभित ना होंगे, परीक्षा में हम सबों को जो है उलझाने के लिए कुचालक के स्थान पर उष्मारोधी शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता और किया जाता भी है। इसीलिए हमारे जो साथी हैं उष्मारोधी को भली भांति जान लें कि वह कुचालक का ही दूसरा नाम है। और साथियों, हम आते हैं, ये तो समझ गए कि चालक और कुचालक। इससे पहले हमने आपसे बताया है कि उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, पहला विधि था चालन और दूसरा विधि है संवहन। अब हम जानते हैं कि जल तथा वायु अर्थात हवा, जल तथा वायु उष्मा का कुचालक है। हमारे प्यारे साथियों, आप सबों को अटपटा सा लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह सही है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जल जो है और वायु जो है वह उष्मा का कुचालक कैसे है, किस प्रकार है, हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे और इसको भली भांति से हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में जल और वायु क्या उष्मा का कुचालक है या सुचालक है। आप देखिए हमारे साथियों, हमारे हाथ में एक ग्लास है और यह ग्लास के अंदर गर्म पानी भरा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे इस ग्लास के अंदर ये स्पून है जिसको हम लोग चम्मच बोलते हैं, ये स्टील की है और ये जल रहा है। प्यारे साथियों, ये आपका जो है पेंसिल है और ये आपका प्लास्टिक युक्त ये कलम है, पेन है और ये हमारा जो है मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट है। आप ध्यान देंगे कि इसके अंदर गर्म जल है, पानी है। आप ध्यान दिए कि जैसे ही हम स्पून को छुए, चम्मच को छुए, स्पर्श किए तो मेरा हाथ जल उठा अर्थात गर्म हुआ। ऐसा इसलिए कि ये स्टील जो है यह ठोस है और यह भी ठोस है, लेकिन दोनों में खास अंतर है। अंतर क्या है कि ये स्टील उष्मा का सुचालक। आपसे हमने पहले बताया कि कुछ पदार्थ उष्मा का सुचालक है अर्थात वह चलने देता है, स्थानांतरण होने देता है उष्मा को, और कुछ पदार्थ जो है उष्मा का कुचालक होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कलम है, ये प्लास्टिक की बनी है। ये जो है हम आसानी से उठा लिए, पर चम्मच को हम इतना देर हाथ में छुए हुए नहीं रख सकते क्योंकि वह गर्म हो चुका है। पहले तो ये जल गर्म था और कुछ देर हम रख दिए हैं पानी में, गर्म पानी में, तो यह उष्मा जो है स्थानांतरित होकर के चम्मच में ही आ गया है। और ये आपका पेंसिल है जिसको हम लोग लिखने में काम लेते हैं। ये ऊपर से लकड़ी का है जो उष्मा का कुचालक होने के कारण इनको हम आसानी से अपने हाथों में पकड़ लिए।
आइए हम आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये मेरे हाथ में कुकर का ढक्कन है और ये ढक्कन का हैंडल है और हैंडल में देखिए ऊपर वाले भाग में ये प्लास्टिक का है, यह ठोस है। यह क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? प्यारे साथियों, इनके पीछे यह कारण है कि ये तो ठोस है, एल्युमिनियम है। इसमें जैसे ही हम पानी को उबालते हैं या कोई चावल या सब्जी कोई भी चीज दाल को बनाते हैं तो गर्म होता है और यह ढक्कन भी धीरे धीरे जो है उष्मा को स्थानांतरित करके अपने ओर ले आता है, जिससे कि यह भी गर्म हो जाता है। अब हमें कुकर को चूल्हा से उतारना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है या खोलना है, तो हमें इनको पकड़ना होगा और अगर यदि पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हाथ ना जले इसके लिए उष्मा का जो कुचालक वस्तु होता है, रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी, इन्हें वह इसमें प्रयोग कर दिया, जिससे कि हम आसानी से कुकर के ढक्कन को खोलते हैं और उनमें बना हुआ जो भी चीज है उसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर यदि ये नहीं लगा होगा तो हमें कुकर खोलने में बहुत कठिनाई होगा और घटना भी हो सकता है। तो प्यारे साथियों, आप देखे होंगे अपने घर में कि हमारी माँ बहन जो रोटी बनाती है तावा में, हैंडल में या तो प्लास्टिक लगा होगा या तो लकड़ी लगा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह उष्मा का कुचालक है। हम अपने घर में आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देख करके यह समझ सकते हैं कि वह उष्मा का कुचालक है या सुचालक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आपसे हम बताए कि चालक और कुचालक वस्तुओं की पहचान कैसे करें। आगे हम लोग आते हैं संवहन, कन्वेक्शन, जानने का प्रयास करें कि आखिर संवहन किस प्रकार की ये जो है उष्मा संचरण स्थानांतरण की विधि है। प्यारे साथियों, जिसमें पदार्थ के कण उष्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग संवहन विधि कहते हैं। अर्थात ऐसे स्थानांतरण विधि को हम लोग संवहन विधि कहते हैं। और खास बात है इस विधि में उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे आपसे कि इससे पहले हम जो चालन विधि को देखे समझे, उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी। अगर यदि कड़ी टूट जाती थी तो वह उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं हो सकता था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है संचरण के लिए माध्यम की होनी आवश्यक। बिना माध्यम के संवहन की प्रक्रिया संभव नहीं। आइए इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आप देखिए, ये एक बीकर है और बीकर को हम लोग एक स्टैंड पे खड़ा कर दिए हैं और नीचे जो है मोमबत्ती के लौ से उन्हें हम गर्म करने का प्रयास करते हैं। आप बीकर के अंदर जल को रख देंगे, पानी को रख देंगे। आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद जैसे जैसे
यह गर्म होता है तो उस बीकर के अंदर नीचे वाले भाग में जो है एक बूंद बूंद टाइप का, अर्थात जैसे ही जल गर्म होता है, जल का कण जो है वह गर्म होता है, वह ऊपर उठना चाहता है हल्का होने के कारण। अर्थात हम यह समझने का प्रयास करें दूसरे शब्दों में कि अगर यदि हमारी मां, बहन या अन्य कोई व्यक्ति जब चूल्हा के ऊपर चाय बनाने जाते हैं तो आप गौर करेंगे कि पानी जो गर्म होने की प्रक्रिया है वह ऊपर से नहीं होता है, उनकी शुरुआत नीचे स्तर से होता है। सबसे पहले नीचे भाग में जो है वह उष्मा जो है बूंद के रूप में जो है वह पानी कण गर्म होता है और वह गर्म कण जल का वह ऊपर उठता है। क्योंकि हल्का होने के कारण वह ऊपर उठता है और पुनः जो ठंडा जल होता है वह रिक्त स्थान को भरने के लिए पुनः वह नीचे आता है और वह भी कुछ क्षण के बाद गर्म होता है और वह फिर ऊपर जाता है। फिर ऊपर वाला जो ठंडा जल है वह फिर नीचे आता है। ये प्रक्रिया बराबर चलते रहता है जब तक कि उस बर्तन के अंदर जितनी पानी है वह पूरा गर्म ना हो जाए और वह उबलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात नीचे ऊपर होना प्रारंभ हो जाता है। वह प्रक्रिया अनवरत चलते रहता है। तो हमने देखा कि जल गर्म होने की जो प्रक्रिया है वह नीचे से होता है, अर्थात वह कण जो हम लोग जैसे ठोस में आए, ठोस में वह कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता था, बल्कि उष्मा एक गति प्रदान करता था अगले को, वह अगला अगले को करता था। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको हमने बताया कि जिसमें पदार्थ के कण उष्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होता है, अर्थात वह स्थान चेंज कर लेता है। पहले जो गर्म कण था वह नीचे था, अब वह ऊपर आया। पहले जो ठंडा जल था वह नीचे आ गया, अब वह गर्म हुआ, पुनः वह ऊपर हुआ, अर्थात वह विस्थापित होते रहता है। हमने समझा कि संवहन वैसी प्रक्रिया है जो कि कण को एक संचरण के माध्यम से वह स्थान को विस्थापित करते रहता है और जिसके कारण जो है संवहन की प्रक्रिया जो है, संचरण जो है वह अनवरत चलते रहता है। आप एक घटना से भली भांति समझ पाएंगे कि आप देखे होंगे सामुद्रिक इलाका में रात और दिन दोनों में खास अंतर होता है। आप जानते हैं कि जब सूरज की किरणें हमारी धरती पर पहुंचती है तो वह जल के अपेक्षा हमारी धरती जल्द गर्म हो जाता है, द्रुत गति से गर्म हो जाता है। और जानते हैं कि जैसे ही गर्म हुआ वह वायु यहां का हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर उठता है और वह आगे बढ़ चलता है। लेकिन जब रात्रि का समय होता है तो जिस गति से हमारा स्थल का वायुमंडल जल्दी से गर्म हुआ और जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसके बनिस्पत रात्रि के समय में जल अर्थात समुद्र वह उतना जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है, द्रुत गति से ठंडा नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं
यहां हमने लिखा है समुद्री समीर। समीर अर्थात हवा, समुद्री हवा, और यहां पर लिखे हैं थल समीर। आप देखिए ये चित्र समुद्र का हमने खींचा है और बगल में घर है। सामुद्रिक इलाका के आसपास में जो घर होता है उसको हमने दर्शाने का प्रयास किया है उदाहरण के माध्यम से। और ये मान लिया जाए कोई पेड़ है। यह क्या हो रहा है कि रात्रि के समय में क्या होता है कि हमारा समुद्र का जो जल है वह स्थल के अपेक्षा ठंडी है, अर्थात उतना गर्म नहीं। तो हमारा स्थल तो गर्म होता है। जैसे ही यह गर्म हवा होगा तो वह जो है ठंडी जहां पर प्राप्त होगा, अर्थात वह जो है उष्मा का संचरण विधि हम लोग जानते थे कि उष्मा से जो है जो संचरण की विधि है वह कम ठंडा से अधिक गर्म से वह ठंडे की ओर जो है प्रभावित होती है। ठीक उसी तरह से ये हमारा वायुमंडल गर्म है स्थल का और समुद्र का ठंडा है, इसीलिए रात्रि में जो है वह स्थल से हवा वायु समुद्र की ओर जाता है, जिसके कारण हमें राहत महसूस होती है। आइए हम लोग आते हैं दिन को समझे। यह परिघटना दिन की है, जिसमें क्या होता है कि हमारा ये जो है, अब स्थल की बात करते हैं हम लोग। ये स्थल और ये समुद्र जो है वह दिन में गर्म हो जाती है। पानी समुद्र के अंदर जो है वह पानी गर्म होने के कारण यहां का जो हवा होता है, वातावरण होता है, वह गर्म हो जाता है, अर्थात हल्की हो जाती है, जिसके कारण यह हवा समुद्र से स्थल की ओर जाती है। समुद्र से स्थल की ओर जाती है, जिसे हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की जो घटना है वह रात्रि में होता है, जिससे कि यहां समुद्र के आसपास जो बसे हुए घर होते हैं, लोग होते हैं, वहां पे उनको गर्मी से राहत मिलता है। क्योंकि यहां का वातावरण जो है ठंडा था और वह हवा जो हल्की हो चुकी है वह हमारे स्थल की ओर प्रभावित होती है, इसीलिए इनको समुद्री समीर का नाम दिया गया है। और ये स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती है, इसीलिए हम लोग थल समीर कहा गया है, स्थल समीर कहा गया है। और ये परिघटना जो घटित हो रहा है सामुद्रिक इलाका में, यह संवहन का ही एक उदाहरण है। संवहन हम लोग यहां भी देखें कि जल जो है वह गर्म होती है संवहन की क्रिया के माध्यम से, विधि के माध्यम से। और आपका जो है यहाँ पे भी एक हवा जो है वह दिशा परिवर्तन होता है, किसके माध्यम से? यह भी परिघटना जो है आपके संवहन के माध्यम से ही हो रहा है, संवहन विधि के द्वारा ही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आप भली भांति से समझ पाए होंगे कि स्थल समीर कौन है, समुद्री समीर कौन है और संवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से घटित होती है, जिससे कि हम लोगों को समय समय पर लाभ भी मिलता है और हानि भी होता है।